आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बारह जनवरी 2022 बुधवार का दिन। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं शाम का न्यूज एनालिसिस दिन भर, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। आज उत्तर प्रदेश की बात बहुत हो रही है, पर अपन पंजाब की बात पहले करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आज अपना पंजाब मॉडल, जिसे वो कह रहे हैं, वो घोषित किया। कुछ वादे उसमें हैं और ये भी कहा कि अगले हफ्ते वो सीएम फेस भी अनाउंस कर देंगे। क्या रियलाइज किया है पार्टी ने स्पीच, और पिछले चुनाव के मुकाबले क्या रणनीतिक बदलाव किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, इस पर बात होगी। फिर सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को क्या करने की जरूरत है। गणित की बात होगी। एक्सपर्ट के साथ वोट शिफ्ट के डिफरेंट सिनेरियोज को एनालाइज करेंगे, और ओमिक्रॉन लहर पर परदेश से आई दो राहत भरी खबरें। जितनी तेजी से केस बढ़े हैं, क्या उतनी तेजी से घटने भी वाले हैं। और आखिर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के उस दावे को टटोलेंगे जिसमें उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से बेहतर है। लेकिन उसके पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस खुशबू कुमार से। यूपी के पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। पिछड़े और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाकर यूपी के मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। मुंबई करों को प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी छूट, शहरी विकास विभाग ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। पंजाब के लिए सीएम केजरीवाल का 10 एजेंडा, मुफ्त बिजली, रोजगार का वादा। कर्नाटक के स्कूलों में कोरोना की वजह से 1 से 9वीं कक्षा पर 31 जनवरी तक पाबंदी। महाराष्ट्र में कोरोना के बावजूद तय समय पर होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है कोवैक्सीन की बूस्टर डोज, रिसर्च में दावा। रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ बने इसरो के नए प्रमुख, के सिवान की जगह लेंगे। ताइवान का दावा, उसकी सीमा में एक बार फिर घुसे चीनी लड़ाकू विमान। 27 मार्च को होने वाले ऑस्कर अवार्ड्स को 3 साल बाद फिर मिलेगा होस्ट। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने माना संक्रमित होने के बावजूद पत्रकार से मिले। और दूसरे दिन टी टाइम तक साउथ अफ्रीका 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए, बुमराह ने लिए 3 विकेट। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर यह है दिन भर, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। तो चुनाव की तारीखें अब आ चुकी हैं, और सारा एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। पंजाब में कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर घमासान एकदम आम हो चुका है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस बार काफी उम्मीद से है। अरविंद केजरीवाल आज मोहाली पहुंचे और कह दिया कि हम तो अगले हफ्ते तक बता देंगे कि हमारा सीएम फेस कौन होगा। हाल में कुछ चुनावी सर्वे आए हैं जो आम आदमी पार्टी को दौड़ में आगे दिखा रहे हैं। केजरीवाल ने आज फिर अपने चुनावी वादों को पंजाब मॉडल के तौर पर दोहराया। कुछ बुलेट पॉइंटर्स उन्होंने शेयर किए जिसको वो पंजाब मॉडल कह रहे हैं। एक मौका लोग इस बार आम आदमी पार्टी को देने का मन बना चुके हैं। मैं भी बहुत दिन से पंजाब में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। मान साहब पंजाब के ही हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, उनको बहुत अच्छी समझ है पंजाब की। उन सारे इनपुट्स को लेके हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है, लोगों के इनपुट्स के आधार पे। 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है, 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। तो पार्टी का कहना है कि उसके एजेंडा में सस्ती बिजली है, नशे पर काबू करना है, महिलाओं की आर्थिक मदद वो करना चाहते हैं, किसानों के लिए वादे हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के इन वादों में कैसी परिपक्वता दिखती है? पंजाब की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट विपिन पब्बी। चंडीगढ़ में आप रहते हैं। हमने उनसे बात की और पूछा कि आम आदमी पार्टी पिछली बार भी जब चुनाव लड़ी थी, और हमें याद है कि पहला बड़ा मुद्दा जो उन्होंने उठाया था वो नशे का था, नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने का, और वो अभी भी है उनके एजेंडा में। पर अगर पिछली बार से तुलना करें तो आम आदमी पार्टी के पंजाब मैनिफेस्टो में क्या फर्क, क्या अंतर, क्या विस्तार और क्या समायोजन आपको दिखाई देता है? जी, पिछली बार ये 2017 के चुनावों में जो इनके घोषणा पत्र था, उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने महत्व दिया था ड्रग्स एडिक्शन को, कि हम ड्रग एडिक्शन को खत्म कर देंगे। अभी भी ड्रग वाला पॉइंट इनका 10 पॉइंट का जो इन्होंने आज पॉइंट मैनिफेस्टो दिया है, उसमें भी ये इसका मेंशन जरूर है। लेकिन इस बार जो ज्यादा तवज्जो वो दे रहे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट पे। उन्होंने कहा कि हर घर में अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार हैं, और हम ये ऐसा यहाँ पर इतने ज्यादा जॉब्स दे देंगे कि कनाडा जो गए हुए हैं भारतीय, जो यहाँ के बहुत सारे पंजाबी लड़के,
वो भी वापस आना चाहेंगे। तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा इस पर जोर दिया कि हम जो है नौकरियां ज्यादा लाएंगे। हालांकि ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कैसे लाएंगे, वो कैसे जॉब्स क्रिएट करेंगे या प्राइवेट इंडस्ट्री लेकर आएंगे, वो चीज उन्होंने ज्यादा क्लियर की नहीं है। उसके अलावा इनके जो मेजर पॉइंट है, एक तो ये है कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ये इन्होंने पहली बार ही कहा, पिछली बार ही कहा था कि हम सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इस बार ही कहा कि सबको हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और उसके बारे में भी ये नहीं कहा कि हम कैसे इसको लेकर आएंगे, इसको कैसे प्रैक्टिकल वे में करेंगे, ये चीज इन्होंने नहीं कही। तीसरा पॉइंट इन्होंने वही पिछली बारी की तरह कहा है कि जो बेअदबी की बात, जो सेक्रेटरीज जिसे कहते हैं, कि वो जो है इस तरह के इंसिडेंट जो हुए हैं हम उनको उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये तो 3 मेजर पॉइंट्स हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर औरत को, लेडी को 1000 रुपए देंगे, जो पिछली बारी के इनके मैनिफेस्टो में नहीं था। वो इस बारी नई चीज जुड़ी है। और खास और दूसरी जो मैंने अभी कहा आपको कि जो मुफ्त में बिजली देंगे, वो भी इस बारी नई चीजें लेकर आए हैं। विपिन जी, इन योजनाओं को रोल आउट करने का कोई रिसोर्सेस नहीं अभी दिखते हैं, आपने भी कहा स्पष्ट रहा नहीं है। और पहले ही सिद्धू कई बार पंजाब सरकार के कर्ज में होने की बात उठाते रहे हैं। लेकिन जनता में अपील के नज़रिए से क्या ये घोषणाएं, आप पंजाब के समाज को समझते हैं, क्या ये घोषणाएं पंजाब के लोगों के मर्म को छूती हैं, उन पर असर डालने वाली घोषणाएं हैं क्या? देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ पर बेरोजगारी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उन्होंने इस चीज को इसमें शामिल किया है। जो अपना 10 पॉइंट का इन्होंने पंजाब का मैनिफेस्टो निकाला है, तो बेरोजगारी सर्टनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं कहीं स्टैटिस्टिक भी पढ़ रहा था कि जो सबसे खराब स्टेट्स में पंजाब है जहां तक बेरोजगारी बढ़ी है। जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो इंक्रीज हुआ है वो पंजाब में और कुछ और 2-3 स्टेट्स में हुआ, लेकिन पंजाब टॉप के 2-3 स्टेट्स हैं जहां पर ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। और इनकी बात सही है कि बहुत सारे लोग कनाडा और बाकी जगह जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार ज्यादा नहीं मिलते। तो वो चीज हो सकता है वो टच करे, लेकिन पिछले सालों में हर एक पार्टी ही इस बारे में बोलती रही है, चाहे वो अकाली हैं चाहे कांग्रेस हैं, सबने कहा कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन बेरोजगारी दूर करने के बजाय पिछले 5 सालों में बेरोजगारी बढ़ गई है। तो अब ये मालूम नहीं कि जो यहाँ के जो यूथ हैं वो इस बारे इसको यकीन करेंगे, इनके जो घोषणा की है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जहां तक एक कुछ ज्यादा कहा गया कि जो कनाडा में लोग हैं वो भी यहाँ पर वापस आने की बात करेंगे, वो थोड़ा मेरे को लग रहा है वो जाते कह गए। लेकिन ये एक मुद्दा है जो थोड़ा असर कर सकता है पंजाब के यूथ में। अच्छा विपिन जी, आम आदमी पार्टी अगले हफ्ते अपना सीएम फेस अनाउंस करने वाली है, तो उस दौड़ में सबसे आगे कौन है? हमने देखा है भगवंत मान अरसे से प्रयासरत हैं। कौन है अभी दौड़ में आगे, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, अभी तक तो कुछ ये भी बात बीच में सुनने में आ रही थी कि राजेवाल साहब का भी फेस ये दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब इनके बीच में चुनाव का वो हुआ ही नहीं है, गठबंधन ही नहीं हो पाया, तो इसलिए वो अब रूल आउट है। तो अब जो इनके पास बचे हुए विकल्प, तो उसके अंदर भगवंत सिंह मान तो है ही हैं, जो शुरू से क्लेम कर रहे हैं कि मेरे को डिक्लेयर करना चाहिए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। हालांकि बहुत ज्यादा उनके बारे में परसेप्शन ऐसी नहीं है कि लोग उनको एज ए चीफ मिनिस्टर देखते हों, भावी चीफ मिनिस्टर देखते हों, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। उसके अलावा जो सुनने में आ रहा है कि एक बहुत नामी समाज सेवक है जिनके बारे में भी चर्चा चल रही थी कि उनको भी आम आदमी पार्टी अपना चुनावी मुख्यमंत्री का फेस बना सकती है। तो वो काफी ज्यादा काम उन्होंने पंजाब में किया है और काफी पॉपुलर हैं वो। तो हो सकता है कि ऐसे 1-2 नाम और चल रहे हो, पर ज्यादा उनके बारे में भी खबरें नहीं आई हैं इस बारे में। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि भगवंत मान ही है बचे हैं जो बाकियों में से कैंडिडेट्स में से, क्योंकि अगर भगवंत मान को नहीं बनाते और उनकी सपोर्ट काफी अच्छी है पंजाब में, तब भी आम आदमी पार्टी को मुश्किल हो सकती है। अच्छा, पिछली बार आपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, बिना उसके ही वो चुनाव लड़े थे और अच्छा चुनाव लड़े थे। इस बार ये किस तरह का एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है कि पार्टी ने सीएम फेस डिक्लेयर करना चुना है? क्या नया उन्होंने रियलाइज किया है? क्या कोई इनसिक्योरिटी थी पंजाबियों में कि कोई बाहर का आदमी तो नहीं आ जाएगा, उसको क्या एड्रेस करने के लिए ऐसा किया है? देखिए, 2017 में आम आदमी पार्टी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। इन्होंने वार्ड लेवल तक भी काफी काम किया हुआ था। कुछ लास्ट में कुछ गलतियां इनसे हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये उनकी थी तब कि उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर का लिए किसी को डिक्लेयर नहीं किया था। और लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो गई थी कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो हो सकता है केजरीवाल खुद
चीफ मिनिस्टर बन जाएं पंजाब के, जो कि पंजाब के लोग नहीं चाहते थे कि बाहर का आदमी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने। ये पिछली बार इनकी वन ऑफ द मेजर वीकनेस ये रही है कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया और लोगों के माइंड में परसेप्शन चली गई कि केजरीवाल साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे अगर आम आदमी पार्टी आती है। तो इस बार उन्होंने ये साफ बिल्कुल क्लियर कर दिया केजरीवाल साहब ने कि हम जो मुख्यमंत्री का हम जो बनाएंगे, जो हमारा मुख्यमंत्री होगा अगर हमारी पार्टी जीतती है तो वो सिख होगा और वो पंजाब से हुआ। तो उससे ये हुआ कि उन्होंने अपने आप को तो रूल आउट कर दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा पंजाब का, कोई यहां से और कोई हम फेस बनाएंगे। और इनको लगता है आम आदमी पार्टी को ये एक लेसन भी मिल गया पिछली बारी के लिए कि भाई जब तक चीफ मिनिस्टर फेस नहीं होगा तब तक लोगों को यकीन नहीं हुआ कि किसके लिए हम वोट कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी कमी पिछली बारी रह गई थी जो इस बारी वो कह रहे हैं कि हम पूरी कर देंगे। ये थे चंडीगढ़ से सीनियर जर्नलिस्ट विपिन पब्बी। पंजाब के बाद खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आज एक और प्रदेश सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उनकी भी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ आ गई है उसी लाइब्रेरी के बैकग्राउंड में, वो भी सपा में जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी में भी आज लोग गए हैं। 2 सपा और 1 कांग्रेस के विधायकों ने आज भाजपाई पटका पहन लिया। ज्यादातर सर्वे ये कह रहे हैं कि इस बार सपा और भाजपा में बायपोलर चुनाव होने वाला है, 2 तरफा चुनाव है और बसपा और कांग्रेस हाशिए पर जा सकते हैं, ऐसा सर्वे कह रहे हैं। अभी गणित वाले कह रहे हैं कि जीत के लिए मिलने वाली सीटें वोट प्रपोर्शन पे नहीं बल्कि इस पर निर्भर करेंगे कि जो बाकी का प्रपोर्शन है वो दूसरी पार्टियों के बीच किस अनुपात में बढ़ता है। बीजेपी 2017 की प्रचंड जीत के मनोवैज्ञानिक दबाव के साथ चुनाव में उतर रही है। उसके हिस्से में कुछ उपलब्धियां भी हैं और कुछ असंतोष भी हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलोशिप स्कॉलर हैं राहुल वर्मा। उन्होंने इस बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सीट शेयर के कुछ सिनेरियो प्रोजेक्ट किए गए हैं कि यूं होगा तो क्या होगा और यूं होगा तो क्या नहीं होगा। तो वो प्रेडिक्शंस क्या हैं और उनका आधार क्या है, ये जानने के लिए हमने राहुल वर्मा से ही बात की। इस लेख में मैंने और मेरे सहयोगी वैभव ने 4 सिनेरियोज का प्रेडिक्शन करा है। देखिए 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से लगभग 10 से 12% आगे थी। अब अगर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देनी है तो उसे कितने वोट चाहिए और किस पार्टी की तरफ से वो वोट आए जिससे कि समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर दे सके। तो अगर समाजवादी पार्टी 1% गेन करती है और अगर वो सारा का सारा वोट 100% वोट भाजपा की तरफ से आता है तब क्या होगा, 75% भाजपा की तरफ से आता है तब क्या होगा, 50% भाजपा की तरफ से आता है तब क्या होगा और 25% भाजपा की तरफ से आता है तब क्या होगा। तो ये जो है हमने 4 सिनेरियोज प्रेडिक्ट करे हैं और मोटी मोटी बात ये है कि समाजवादी पार्टी को भाजपा को टक्कर देने के लिए ना सिर्फ ढेर सारे वोट चाहिए पर ये भी हो कि उसमें से ज़्यादा वोट भाजपा से आए, बाकी छोटी छोटी पार्टियों चाहे वो कांग्रेस बसपा या छोटी पार्टियों की तरफ से ही ना हो। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है उन 4 सिनेरियोज को प्रेडिक्ट करने के। अच्छा राहुल, आपके एनालिसिस के मुताबिक वोट शिफ्ट को लेकर के आपने किस किस सिनेरियो को एनालाइज किया और उसमें क्या पाया है? तो देखिए अभी चुनाव का कैंपेन शुरू ही हुआ है, पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पर अब धीरे धीरे चुनावी माहौल जोर पकड़ता चला जाएगा और उससे समझ में आएगा कि कहाँ से वोट शिफ्ट होने वाला है। एक बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बंगाल 2021 की तरह होने जा रहा है जिसमें मुख्य मुकाबला 2 बड़ी पार्टियों के बीच में सिमट के रह जाएगा और बाकी पार्टियां पीछे रह जाएंगी। जैसे बंगाल में हुआ कि पूरा का पूरा चुनाव तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में हो गया और सीपीएम और कांग्रेस एक तरह से किनारे पर हो गई, वैसे ही उत्तर प्रदेश में होगा कि ये मुकाबला मोटे तौर पे बीजेपी और सपा के बीच में होगा और उसकी वजह से कांग्रेस और बसपा और बाकी पार्टियां मार्जिन पे हो जाएंगी। तो बड़ा पहला तो वोट शिफ्ट सोचने का यही है कि ये जो छोटी पार्टियां हैं उनका वोट किधर जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक तरफ जाएगा, कुछ हिस्सा स्पेशली जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो शायद सपा की तरफ जाएं और जो
और जातियों के वोटर्स हैं वो उनमें से एक हिस्सा हो सकता है भाजपा की तरफ भी जाए। पर ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कैंपेन किस तरह से आगे बढ़ता है। ये थे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलोशिप स्कॉलर राहुल वर्मा। और अब बात कोविड-19 और ओमिक्रॉन लहर की। आज दो खबरें ऐसी आई हैं जो थोड़ी राहत की उम्मीद पैदा करती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यूके में, ब्रिटेन में डेली नंबर ऑफ केसेस में जो नाटकीय गिरावट दर्ज की गई है, ड्रामेटिक डिक्लाइन जो हुआ है, वो हो सकता है कि ओमिक्रॉन लहर के सबसाइड करने की शुरुआत हो। एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के बारे में भी ऐसा ही प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले 2-3 दिनों में वहां पर भी केसेस में उतना ही तेज डिक्लाइन देखने को मिल सकता है जितनी तेजी से केसेस बढ़े थे। साउथ अफ्रीका, जहां सबसे पहले ओमिक्रॉन लहर आई थी, वहां पर भी यही ट्रेंड देखने को मिला था। तो भारत में भी दो सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर जो हैं, मुंबई और दिल्ली, वहां उन्हें लेकर के भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। मुंबई में कर्व के जल्द फ्लैटन होने की बात एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कह दिया है कि एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है नंबर ऑफ केसेस में, और हो सकता है कि 2-3 दिन में कुछ पाबंदियां कम कर दी जाएं, हटा दी जाएं। यानी संकेत है कि ये लहर हो सकता है लंबी ना चले। दूसरी खबर आई है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एरोसॉल रिसर्च सेंटर से। वहाँ एक नई स्टडी हुई है जो ये कहती है कि कोरोना का ये वायरस हवा में फैलने के 20 मिनट बाद 90% कम संक्रामक हो जाता है। यानी हवा में बहुत देर तक ये वायरस लीथल नहीं रह सकता। तो ये दो राहत भरी खबरें हैं, ऐसा लगता है। इन्हें और विस्तार से समझने के लिए हमने बात की एपिडेमियोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और लेखक डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। डॉक्टर साहब, पहले यही कि जितनी तेज़ी से केसेस बढ़े, अगर क्या उतनी ही तेज़ी से डिक्लाइन भी आता है, तो उसके पीछे का साइंस क्या होगा? क्या ये वायरस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका होगा, इस वजह से ये डिक्लाइन है कि अब लोग ही नहीं हैं, नई बॉडीज़ नहीं है इन्फेक्ट करने के लिए? या इसमें कुछ और भी फैक्टर हैं कि एक तो वायरस हाईली कंटेजियस था, दूसरा कम रिस्ट्रिक्शंस भी थे, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, और इस वजह से पॉपुलेशन में इसको रन थ्रू करने दिया गया और उस वजह से भी वो जल्दी नीचे आ रहा है? सबसे पहले याद रखने की बात यह है कि ओमिक्रॉन बाकी सारे वेरिएंट, खासतौर से डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक संक्रामक है। तो जब ये अधिक संक्रामक है तो उस वजह से अधिक तेजी से फैलता है। दूसरी बात यह है कि नाक और गले में तेजी से मल्टीप्लाई करता है, अर्थात व्यक्ति में वायरल लोड अधिक रहता है जो इसको फैलने में काफी मदद करता है। इन सब चीजों के देखते हुए और साथ में यह भी देखा गया है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाला व्यक्ति गंभीर बीमारी से प्रभावित नहीं होता, उसको अधिकतर असिम्प्टोमेटिक होते हैं और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक लक्षण होते हैं, खासतौर से अगर उस व्यक्ति को पहले वैक्सीन मिली हुई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इस बार जब ओमिक्रॉन की वजह से साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन और यूएस में जब नई लहर आई तो उन जगहों पर अधिकतर समय रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए। लेकिन रेस्ट्रिक्शन के अलावा भी अगर यह इतना अधिक संक्रामक है, रेस्ट्रिक्शन से इसको प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है, लेकिन इस वायरस के संक्रमण को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता है। तो जहां तक अब दक्षिण अफ्रीका, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स से खबरें आ रही हैं, वो यह दर्शाती हैं कि यह तेजी से फैलता है और अधिकतर लोगों को उन्हें पता चले या ना पता चले संक्रमण हो जाता है। और 2 से 3 सप्ताह में और अधिकतम 4 सप्ताह में जब संक्रमण के बाद जब वायरस को वो लोग मिलना बंद हो जाते हैं जो पहले से संक्रमित नहीं हुए हैं, तो उसके नए केसेज आने की दर कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर लहरिया, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी केसेस ड्रॉप होने की बात कही गई है कि होंगे जल्दी, वो दिखेगा एक डिक्लाइन, मुंबई में दिख भी रहा है। तो भारत के संदर्भ में भी क्या हम ऐसी अपेक्षा रखें कि हर शहर में या हर प्रदेश में पीक और डिक्लाइन वेव का जो ग्राफ है वो सबका अलग अलग होगा? हर शहर में अलग अलग समय पर केसेस तेजी से बढ़ेंगे और नीचे आएंगे, लेकिन वो ड्यूरेशन, वो जो अवधि है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी? अब भारत में फिलहाल जो तीसरी लहर है वो बड़े शहरों में है और खासतौर से मुंबई और दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से केसेज तेज रफ्तार से बढ़े। करीब 2 सप्ताह तक केसेज में एकदम चढ़ाव आया और अब लगभग लगता है कि वो दिल्ली और मुंबई दोनों में ही पीक आ चुका है या पीक के हम काफी करीब हैं और माना जा सकता है कि केसेज उसी रफ्तार से तेजी से नीचे गिरेंगे। लेकिन साथ ही एक बात और नजर आती है कि देश के कई अन्य जिलों में, खासतौर से मध्यम दर्जे के जिलों में भी अब केसेज बढ़ जाने लगे हैं। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और अन्य एक्सपर्ट मानते हैं कि
यह ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो वेव है वो लगभग समान पैटर्न फॉलो करेगी, तेजी से बढ़ना और उसी तेजी से गिरना। लेकिन जो बात नजर आती है वो यह है कि भारत में इस तीसरी लहर में पूरे देश में पीक एक साथ नहीं आएगा, बल्कि पहले बड़े शहर प्रभावित हो रहे हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। फिर उसके बाद मध्यम दर्जे के, जैसे राजधानियां या अन्य मध्यम दर्जे के शहरों में केसेज बढ़ सकते हैं, और जब उनमें केसेज बढ़ने के बाद गिरने लगेंगे तब संभव है कि छोटे शहरों में केसेज बढ़े, गांव देहातों में केसेज बढ़ने लगे। तो यह जो तीसरी लहर है वो एक, हम कह सकते हैं कि फेज्ड मैनर में आएगी, सारे देश में एक साथ नहीं आएगी। तो इसके दो नतीजे होंगे, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा पीक नहीं आए, संभवतः छोटे छोटे 2-3 पीक इस लहर में मिल सकते हैं। और दूसरी बात याद रखने की है कि चूंकि संक्रमण अधिक होता है लेकिन गंभीर बीमारी नहीं होती है, तो अस्पतालों पर अन्य पर जोर नहीं पड़े। जो मॉडलिंग स्टडीज हैं, कई सारी मॉडलिंग स्टडीज आ रही हैं, तो उन सब का मानना है कि अभी अगले 4 से 8 सप्ताह में भारत के अलग अलग हिस्सों में केसेज बढ़ सकते हैं और फेज वेव होगा, और मार्च के मध्य तक हम मान सकते हैं कि पूरे देश से इस तीसरी लहर नीचे जाने लगेगी। लेकिन मैं अंत में एक बात और कहूंगा कि अब जब यह तीसरी लहर खत्म होगी तो संभव है कि भारत में जो बेसलाइन नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज हों, जैसे कि दिसंबर के महीने में प्रतिदिन 7,000 के करीब केसेज आ रहे थे, संभवतः हम उस लेवल पर काफी लंबे समय तक नहीं पहुंचे। अब एक नया हाई बेसलाइन सेटअप हो सकता है जिसमें प्रतिदिन आने वाले केसेज की संख्या 30,000, 40,000, 50,000 प्रतिदिन हो सकती है, लेकिन उनमें से अधिकतर केसेज असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड होंगे। निश्चित रूप से इस लहर को खत्म होने के बाद मैं एपिडेमियोलॉजी के आधार पर कह सकता हूं कि हॉस्पिटलाइज कोविड-19 केसेज की संख्या में एक बड़ा गिराव आएगा, और तब तक वैक्सीनेशन, प्रिकॉशन डोज का भी कवरेज हो जाएगा, तो हम एक माइल्ड डिजीज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और एक जो दूसरी खबर है ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की उस स्टडी की, जिसमें कहा गया है कि एयरबॉर्न होने को लेकर के डेल्टा में बड़ी चिंता थी। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने भी उस बारे में बयान दिया था कि एयरबॉर्न हो चुका है वायरस। अब ये स्टडी आई है कि 20 मिनट अगर वो हवा में है तो 90% कम संक्रामक वो हो जाता है। ये एक बड़ी राहत की खबर है, आपको लगता है, इस वायरस के भविष्य को ध्यान में रखते हुए? यह एक महत्वपूर्ण स्टडी है, और पिछले 2 साल में कोविड-19 के बारे में नई नई जानकारियां और नए वैज्ञानिक तथ्य उभर कर आते रहे हैं। उसके आधार पर जो एपिडेमियोलॉजिकल मेजर्स हैं या पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है, उनमें बदलाव लाया गया है, तो ये काफी अश्योर्ड करने वाला है। अब हम इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि लंबे समय तक किसी सेटिंग में ये वायरस नहीं रहता है, और खासतौर से ह्यूमिडिटी को निर्धारित करके उस वायरस का ट्रांसमिशन को काफी हद तक प्रभावित किया जा सकता है। फिलहाल यह प्रीप्रिंट स्टडी है और अभी इसका पीयर रिव्यू होगा, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स में इसमें सहमति बनती है तो संभव है कि इसके आधार पर कुछ नए, स्पेशली इंडोर स्पेसेज के लिए नए पब्लिक हेल्थ मेजर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, और वो हमें इस बात के लिए तैयार करेंगे कि हम इंडोर एक्टिविटीज को फिर से रिज्यूम कर सकें और संक्रमण की संभावना को भी निम्न स्तर पर रखें। तो एक अच्छी स्टडी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका पीयर रिव्यू के बाद इसका और वाइडर कंसेंसस डेवलप हो, और तब हम इसको आगे देख सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। ये थे एपिडेमियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अरसे से बुरी स्थिति में रही है, और कोरोना महामारी के समय में हालात वहां पर और ख़राब हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के ही एक अखबार डॉन में रिपोर्ट छपी थी कि इमरान खान ने अपने 3 साल के कार्यकाल में $40 अरब का कर्ज लिया है, और इस खबर के बाद वहां पर विपक्ष ने काफ़ी घेरने की कोशिश भी की थी इमरान खान को। अभी इस खबर को लोग भूले भी नहीं थे कि कल इमरान खान का बयान आ गया अपनी सरकार के डिफेंस में कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हालत में है और हम कई देशों की इकॉनमी से इंक्लूडिंग इंडिया बेहतर कर रहे हैं। भारत की जीडीपी -7 पर है और हमारी जीडीपी 4 पर है, ये उनके शब्द हैं। और महंगाई पर भी वो बोले हैं, सुनिए। आज अब ये पाकिस्तान की महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, महंगाई, लोग तकलीफ में है महंगाई से, लेकिन सारी दुनिया में तकलीफ में है लोग महंगाई से। मैं वो देख रहा था, जो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप अटैक कर रहा है कि महंगाई के ऊपर, बोरिस जॉनसन को पार्लियामेंट के अंदर उसके अपने एमपीज कह रहे हैं कि इतने गैस पता नहीं कितने गुना बढ़ गई है, और उसको महंगाई के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है, हमारी पेट्रोल और
डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क हैं अभी भी। इसके अलावा इमरान खान ने कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी अपनी पीठ थपथपाई है। क्या इमरान खान के ये दावे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर के जो उनके दावे हैं, उसमें थोड़ी भी सच्चाई है? एक तरफ यूएन में कर्ज के लिए रिक्वेस्ट डालकर इमरान खान का ये कहना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर है, तो एक तरफ यूएन में कर्ज की रिक्वेस्ट डाली है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी के बेहतर होने की बात है। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है? और एक इन जनरल जिज्ञासा भी भारतीयों की रहती है पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। मैंने बात की तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में इंडो पैसिफिक के स्टाफ रिसर्च एनालिस्ट श्रेय खन्ना से, और उनसे इस बारे में पूछा। मेरे लिए तो ये बहुत ऐसा सोचना भी काफ़ी हास्यास्पद है, क्योंकि देखिए मज़े की बात यह है कि अभी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक फाइनेंस बिल टेबल किया गया है, उसको पास करवाना है इमरान खान की सरकार को। और उस फाइनेंस बिल में जो प्रोविज़न है वो ये है कि जो पास्ट में वादा किया था, 2019 में वादा किया था पाकिस्तान ने आईएमएफ को, जब उनसे पैसे लिए थे, कि पाकिस्तान की जो रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसको नेशनलाइज, उस पे जो नेशनलाइजेशन है उसको कम करना पड़ेगा और उसको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, उसको आज़ादी देनी पड़ेगी, तभी आगे का पैसा मिलेगा। और ये जो बिल पास किया जा रहा है, इसके खिलाफ विपक्ष काफ़ी लामबंद है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान इस तरीके का बिल पास करने से पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ का गुलाम बन जाएगा। शहबाज शरीफ जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है वहाँ के पार्लियामेंट के, वो कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई देश जो है एक हाथ पे तो एटॉमिक पावर हो और दूसरी हाथ में भीख का कटोरा लेके खड़ा हो। और इस कंटेक्स्ट में इन हमलों को, विपक्ष के हमलों को काउंटर करने के लिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, भारत से भी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो पता चलता है कि आईएमएफ से पैसा लेने की नौबत है, वो आ रही है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। और जो बिल है उसके पास होने के बाद से आईएमएफ से आगे का पैसा मिलेगा। तो अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही होती, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती, तो ये लगातार आईएमएफ से पैसा नहीं लेना पड़ता। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, 2018 में जब इमरान खान की सरकार आई थी, तब पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेब्ट था वो करीब $50 बिलियन का था, जो अभी 3 सालों में बढ़ के $85 बिलियन का हो चुका है। तो इन 3 साल में इमरान खान ने $35 बिलियन जो है वो बाहर से ये कर्जा बढ़ा दिया पाकिस्तान का। और हालत यह है कि शब्बर जैदी जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने अभी दिसंबर में बोला था कि पाकिस्तान की हालत जो है वो कंगाली पे पहुंच चुकी है। तो ऐसा बोलना काफ़ी हास्यास्पद लगता है मेरे को। अच्छा श्रेय, इमरान पाकिस्तान की इकोनॉमी की तुलना भारत से कर रहे हैं, क्या ये तुलना वाकई लॉजिकल है? ये बोलना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत की अच्छा कर रही है, भारत की तुलना में अच्छा कर रही है, ये तो और भी ज़्यादा मज़ेदार बात लगती है कि वो कंपेयर कर रहे हैं भारत की इकोनॉमी को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा, अर्थव्यवस्था की हालत वहाँ पे इतनी ख़राब है। यहाँ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमारा इकोनॉमी अच्छा कर रहा है। यहाँ पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ कोविड की वजह से कम हुई है। अब बेरोज़गारी की समस्या काफ़ी समय तक चल रही है। लेकिन फिर भी ये तुलना करना ऐसा कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें पोस्ट कोविड का जो ग्रोथ रेट है, पाकिस्तान का अभी भी 4% है और भारत का भी 8% से ज़्यादा है। और ये तब है जब भारत की इकोनॉमी अभी ही 10 गुना बड़ी है पाकिस्तान की इकोनॉमी से। और तो इस तरीके का कोई कंपैरिजन करना भी, ये तो सारे लॉजिक को डिफाई करता है। और इसीलिए जो कंगाली की हालत पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, जो उन्हें लगातार आईएमएफ से पैसा लेना पड़ता है। 2018 में इतना बड़ा क्राइसिस हुआ था और लगातार हर साल दर साल इस तरीके की हरकतें होती है। तो और इसी में अगर आप भारत के फॉरेक्स रिजर्व को देखेंगे तो भारत के पास जो है जीडीपी भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पाकिस्तान की तुलना में, तो छोड़िए पाकिस्तान को तो आईएमएफ से लेना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, उसके 3 गुना के बराबर भारत के पास अपने फॉरेक्स रिजर्व है। तो इस तरीके की कंपैरिजन करना ये बहुत फनी है। ये सिर्फ उन्हें अपना डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए किया गया है, क्योंकि भारत के
कंपैरिजन एक नेचुरल है पाकिस्तान के लीडर्स के लिए करना, और ये बोल के कि भारत से अच्छा किया है तो लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। लेकिन इससे आप देखें पाकिस्तान में खुद उनका खूब काफ़ी मजाक उड़ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि इतनी इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है। ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार श्रेय खन्ना। आदित्य त्रिपाठी की चिट्ठी बस्ती उत्तर प्रदेश से आई है कि इतना बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आज तक रेडियो की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि दिन भर कार्यक्रम को बढ़ाकर सप्ताह के 7 दिन लेकर के आएं। बाकी कार्यक्रम बहुत जीवंत है, थोड़ा सांस्कृतिक गतिविधियों को भी अपने कार्यक्रम में स्थान देने की कृपा करें। नववर्ष की शुभकामनाओं सहित आप सभी को धन्यवाद। आदित्य त्रिपाठी, बस्ती उत्तर प्रदेश। बहुत शुक्रिया आदित्य भाई आपकी चिट्ठी के लिए, और कोशिश ज़रूर करेंगे। ये मांग थोड़ी बहुत पुरानी है कि इसको 7 दिन कर दिया जाए। अभी सिर्फ सोमवार से शुक्रवार दिन भर आता है, लेकिन समस्या वही है जो इमरान खान की, रिसोर्सेस। कोशिश करेंगे और ज़रूर आपकी इस बात पर विचार करेंगे। ऐसी ही चिट्ठियाँ लिखते रहिए और बताते रहिए कि आपको आज तक रेडियो पर क्या अच्छा लगता है। आप चाहें तो आज तक रेडियो का व्हाट्सएप नंबर भी सेव कर सकते हैं 9953323303, जहां आप डायरेक्ट मैसेज करके व्हाट्सएप पर हमें अपने फीडबैक भेज सकते हैं। आज के दिन भर को प्रोड्यूस किया रोहित अनिल त्रिपाठी ने, और साउंड मिक्सिंग थी अमृत रेगी। कल सुबह आज का दिन में फिर मुलाकात हुई। कुलदीप मिश्र के साथ थे आप। नमस्कार।